हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आर के पाल दस्तक कंपटीशन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। जो कैंडिडेट ग्रुप डी की तैयारी कर रहे थे और हम लोगों ने चैनल पे बहुत सारा वीडियो अपलोड किया हुआ है। जो 3 अगस्त से आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो बहुत सारा वीडियो अपलोड कर चुके हम लोग और एक एक चैप्टर हम लोग ले रहे थे PYQ के फॉर्म में। क्वेश्चन भी कर रहे हैं प्लस थ्योरी भी कर रहे हैं, दोनों चीज़ कर रहे हैं। और ये मैराथन क्लासेस भी आपका हो रहा है, 1-1 घंटा का आपका वीडियो हो रहा है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। कुछ चैप्टर थ्योरी हो जा रहा है, उसके बाद से फिर उसका ये चीज़ जो है, आज ये फिजिक्स का लगभग लास्ट चैप्टर होगा। इसके बाद से एक अपटिक्स बच रहा है, तो उसका भी मैं एक वीडियो आपको दे दूँगा क्वेश्चन के माध्यम से। इसमें मैं थोड़ा सा थ्योरी लेके आया, क्योंकि जितने भी इसमें क्वेश्चन या न्यूमेरिकल आते हैं थ्योरी के बेसिस पे भी आते हैं, तो इतना आप देख लीजिएगा, तो इससे इस चैप्टर से जो भी रिलेटेड चीज़ें वो ख़त्म हो जाएंगी, आ जाएंगी। बस 3 के पहले आप तो लगभग पास में ही आ गए हैं लोग, तो 1-2 दिन और है। तो 1 और 2 तारीख को आपको एक फिजिक्स का मैराथन मिल जाएगा और बायो का मैराथन मिल जाएगा। उतना ही देख लीजिएगा, टॉप क्वेश्चन होगा, उतना से आपका काम चल जाएगा। आइए मिलते हैं और देखते हैं आगे क्या क्या पढ़ना है। तो हमने चैप्टर जो लिया है वर्क, पावर एंड एनर्जी लिया है। तो सबसे पहले हम वर्क को देख लेते हैं, उसका डेफिनेशन देखने का प्रयास करते हैं कि उसका डेफिनेशन क्या है। वर्क कहते किसको हैं? तो सिंपल है, देखिए, जब भी हम कोई भी काम करना स्टार्ट करते हैं, काम, वर्क का मतलब तो हुआ कार्य। तो जब तक हम एक तो सबसे पहले हम तो ऐसे रेस्ट स्टेट में रहेंगे, आरामावस्था में बैठे रहे, तो समझ लीजिए कि वो तो बैठे हुए कोई काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम उस पर काम करते हैं, जैसे इस पर बल लगाते हैं, ढकेलते हैं किसी चीज़ को या इधर उधर करेंगे, बल लगाना स्टार्ट करते हैं और उसको विस्थापित कर देते हैं। यानी वो स्थित है, कोई वस्तु है, मान लीजिए कि कोई वस्तु यहाँ पर रखा हुआ है, ये चल ही नहीं रहा है, एकदम फिक्स बैठा हुआ है, तो कोई काम ये नहीं कर रहा है, रेस्ट में है। लेकिन जैसे ही इधर से धक्का इसको मारा गया, यानी इस पर हम थोड़ा सा फोर्स लगाए, या इधर से धक्का मारा गया, हम फोर्स लगाए, तो जैसे ही हम फोर्स लगाए तो इसमें क्या होगा, कुछ ना कुछ मूव होगा। ये मूव करना स्टार्ट कर देगा। जैसे ही ये मूव करा और इसकी दिशा को हम क्या किए, इसी को अगर इधर से मूव करेंगे तो दिशा इसका इधर चलेगी, यहाँ से मूव करेंगे तो दिशा इधर चला जाएगा। तो जैसे ही ये मूव किया, समझ लीजिए कि वो क्या है, वो कार्य है, यानी हम कार्य करना शुरू कर दे। लेकिन इस पर ये रखा हुआ फिक्स है, ना इधर मूव किया ना उधर मूव किया, तो कोई भी कार्य नहीं किए, कार्य आपका वो शून्य हो जाएगा। तो इट मीन्स डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो डेफिनेशन सिंपल है कि बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है बल। बल का डेफिनेशन यही है, चूँकि बल नहीं, कार्य बोलते हैं। बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में, यानी जिधर बल लगा रहे हैं उसी दिशा में विस्थापित करना, यानी उसको अलग उठा देना, यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह हटा देते हैं, इस क्रिया को हम बोलते हैं क्या, कार्य। तो परिभाषा आपका डेफिनेशन तो क्लियर हो गया होगा, आई होप। अब देखिए, इसका फार्मूला होता है, फार्मूला ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। जैसे W, वर्क को हम लोग W से दिखाते हैं, तो F हमारा क्या हो गया, बल हो गया, और S हमारा क्या हो गया, S हमारा विस्थापन हो गया, तो Fs हो गया, और ये कॉस थीटा के टेंजेंट होता है, ठीक है, सॉरी, कॉस थीटा कोसेंट के बराबर होता है, कॉस थीटा होता है। तो ये हमारा फार्मूला है W इंटू F इंटू S कॉस थीटा। अब बात करते हैं कि आखिर ये है क्या। तो देखिए, ये कार्य जो है एक दिशा में ही हो रहा था, ना तो दिशा मिलेगा ना तो परिणाम होगा। तो बताया आपको कि जब भी इसमें कार्य हम कर रहे हैं तो एक दिशा में कार्य कर रहे थे, ठीक, परिणाम तो कुछ नहीं मिल रहा था, वो विस्थापित कर दे रहे थे। तो इसलिए ये क्या है कि स्केलर क्वांटिटीज है, तो इस कार्य को हम लोग अदिश राशि बोलते हैं। मात्रक की बात करते हैं, ऐसे ही मात्रक इसका क्या होता है, क्योंकि मात्रक भी क्वेश्चन पूछता है, यहाँ से मात्रक से आपको बहुत क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो मात्रक की अगर बात करें यहाँ पे, तो मात्रक में अगर पूछ दे तो मात्रक में देख लीजिएगा कि न्यूटन मीटर केजी मीटर प्रति मीटर स्क्वायर पर स्क्वायर होगा, यानी जूल उसको बोलते हैं। CGS मात्रक में देखेंगे तो अर्ग होता है, और 1 जूल में 10⁻7 अर्ग होता है। बीमा इसका निकालते हैं, तो बीमा ml 2T-2 ये होता है। कार्य की प्रकृति क्या है, तो कार्य धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। मैं बता के लाया, और कि कार्य जब भी होगा, अगर यहाँ से किसी चीज़ को ढकेल रहे थे और इसमें आ गया, तो इसमें काम क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ। लेकिन इसी पर अपोजिट काम करना स्टार्ट किया तो ये नेगेटिव हुआ।
लेकिन इधर से भी बॉल लगा, इधर से बॉल लगा, हिला नहीं इस पर, इसका त्वरण जो है सेम एकदम 0 का 0 हुआ। इसका मतलब इस पर कार्य जो हुआ वो क्या हुआ, 0 हुआ। आप वो देखते होंगे कि जैसे ही कुली है तो 50 kg का वेट लेके अब खड़ा है, 50 kg का वेट लेके वो खड़ा है मुड़ी पर या जा भी रहा है, तो वो कार्य की गिनती में नहीं रखा जाता। लेकिन उसी को वो धरती पे लेके या मूव करके लेके जा रहा है तो वो कार्य में आ जाता है। ठीक, तो डायमेंशन इसका जो होगा वो ml स्क्वायर t माइनस 2 स्क्वायर होगा। और धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। यदि थीटा 0 सर्कल बल विस्थापन समान दिशा में तो कार्य अधिकतम धनात्मक होता है, मतलब दोनों इधर ही है, बल भी इधर ही लग रहा है, जा भी इधर ही रहा है, डायरेक्शन भी इधर ही है, तो प्लस हो जाएगा। एक साइड में अपोजिट साइड में आया, दोनों साइड में तो नेगेटिव हो जाएगा। तो वही चीज़ लिखा है तीनों केस में, कब शून्य होगा कब क्या होगा। जैसे कुली द्वारा सिर पर बोझ लेकर समतल पर चलना, धरती पर अगर चल रहा है, कुली बोझ लिया है ना, और उसका वो फ्री में पैसा ले लेता है, समझिए, तो बिना काम किए हुए। तो अगर थीटा का मान 90 डिग्री है और लंबवत है तो कार्य शून्य होगा। जैसे कुली द्वारा बोझ लेकर चल रहा है, नीचे रख के उड़ा के ले गया तो उस पर काम लगेगा, लेकिन बोझ मुड़ी पर लेके जा रहा है तो उसमें कोई विस्थापन नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो 0 होगा। और 180 के बराबर होगा, विपरीत दिशा में होगा तो कार्य ऋणात्मक है। जैसे घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य, जैसे मैंने बताया, एक घोड़ा उधर से खींचा, एक घोड़ा इधर से खींचा, तो वो उससे जो बल लगेगा वो क्या होगा, वो बल आपका जो हो जाता है, वो लगने वाला बल बिल्कुल आपका वो निगेटिव हो जाता है। तो कार्य समझ पाए होंगे, कार्य काफ़ी इम्पोर्टेंट था, मोटा मोटी बहुत कम समय में हम आपको बता दिए कार्य किसको बोलते हैं। कार्य के बारे में आपको स्टडी हो गया, वहाँ से क्वेश्चन जाएंगे, एक बार रिवीजन करके फार्मूला याद रखिएगा, W होता है F/S cos थीटा, यही फार्मूला होता है। तो फार्मूला भी आप याद रखें क्योंकि फार्मूला तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है ऊर्जा। जैसे हम कार्य कर रहे थे तो इसमें कुछ ना कुछ तो लग रहा होगा ना, जैसे हम बोल रहे हैं, आपको आवाज़ दे रहे हैं, समझा रहे हैं, किसी चीज़ को बता रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हमें कुछ ना कुछ बोल रहे हैं तो उसमें एनर्जी लग रहा है, ऊर्जा लग रहा है, यानी कार्य करने की क्षमता, हमारी पावर उतनी है बोलने की, समझाने की, बताने की। ठीक, ये घंटा बहुत मुश्किल होता है दोस्त, अगर देखा जाए तो यूट्यूब पे या आपको वीडियो देना, PDF बनाना पड़ता है, फिर उसको रिकॉर्ड करके फिर उसको अपलोड करके फिर आपके पास देना पड़ता है, काफ़ी मेहनत है जो करते हैं। लेकिन हम किसके लिए कर रहे हैं, वो आपके लिए कर रहे हैं। तो बस आपका भी फर्ज बनता है कि थोड़ा सा लाइक ज़रूर कर दें और शेयर भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। देखिए वही बात हम कर रहे थे, ऊर्जा की बात करते हैं। तो ऊर्जा है, एनर्जी है, किसको बोलेंगे? तो सिंपल है कि कार्य करने की क्षमता को हम क्या बोलते हैं, ऊर्जा कहते हैं। जितना भी हम कार्य करते हैं उसकी जो क्षमता होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, ऊर्जा बोलते हैं। अब इसकी बात करते हैं मात्रक की, कि मात्रक क्या होता है। तो मात्रक वह बीमा की बात करते हैं, ऊर्जा कैसे मात्रक भी जूल होता है, क्योंकि ये कार्य से ही आता है। तो कार्य कैसे मात्रक भी जूल होता है, ऊर्जा का भी ऐसे ही मात्रक जूल ही होता है। तथा CGS में देखें तो CGS में अर्घ होता है, और यह भी एक ऐसा है, यह भी एक अदिश राशि है। ठीक, क्योंकि एक ही चीज़ इसमें होगा, ना तो परिणाम मिलेगा ना तो दिशा मिलेगा। ठीक है, अब ऊर्जा की अगर हम बात करें, अगर ऊर्जा को अगर हम बांटते हैं व्यावसायिक आधार पे तो 2 तरीके से बांटा जाता है। स्थितिज ऊर्जा में 2 तरीके से बांटा जाता है, स्थितिज ऊर्जा, उसके बाद से गतिज ऊर्जा। इसमें गतिज ऊर्जा 2 तरीके से बांटा जाता है। फिर अगर देखें तो उसमें भी रासायनिक ऊर्जा, फोटोसिंथेसिस, यांत्रिक ऊर्जा, बहुत सारा चीज़ होता है। यांत्रिक ऊर्जा भी होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो यांत्रिक ऊर्जा में स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा को प्लस कर देंगे तो आ जाता है हमारा यांत्रिक ऊर्जा आ जाता है। तो हम बात करते हैं यांत्रिक ऊर्जा की बात अगर हम करते हैं, गतिज ऊर्जा की यहाँ अगर हम बात करें तो यांत्रिक ऊर्जा समझिए क्या है कि गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। यांत्रिक ऊर्जा बराबर हो जाता है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। ये हमारा हो गया फार्मूला, और जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये हमारा हो गया फार्मूला। ठीक है, तो फार्मूला आप समझ गए होंगे। इसके अलावा अगर हम देखते हैं कि अब
बात तो आया किस ऊर्जा की, गतिज ऊर्जा की, स्थितिज ऊर्जा की। तो गतिज ऊर्जा की हम अगर बात करें तो क्या है, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको हम लोग गतिज ऊर्जा कहते हैं। के ई बराबर हो जाएगा 1/2 mv², 1/2 mv²। के ई यानी ऊर्जा का मान जो है वो क्या हो जाता है, 1/2 mv² के बराबर हो जाता है। तो उसमें जो ऊर्जा लग रहा है उसको हम के ई से दिखाते हैं, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। के ई का मतलब काइनेटिक एनर्जी, और 1/2 mv² इसका फार्मूला होता है। और यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, इस फार्मूला से क्वेश्चन मिलते हैं। और इसमें बोला है कि अब स्थितिज ऊर्जा की बात कर लें हम। ये गतिज ऊर्जा तो आप समझ गए, सूत्र भी समझ गए। स्थितिज ऊर्जा की बात करें तो किसी वस्तु की स्थिति या आकार में परिवर्तन के कारण संचित ऊर्जा को हम लोग कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। पोटेंशियल एनर्जी इसको बोलते हैं, पीई बोलते हैं। पीई बराबर होता है mgh, जहाँ पे m क्या हो जाता है, मास हो जाता है, g क्या हो जाता है, गुरुत्वीय त्वरण होता है, इस क्या होता है, ऊंचाई हो जाता है। तो पोटेंशियल एनर्जी का ये हो जाता है और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला ये हो जाता है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। अब इसी में आगे आते हैं तो आगे हमको इसी में देखने को एक चीज़ मिलता है, एक चीज़ मिलता है जिसको हम बोलते हैं संवेग, मोमेंटम। तो मोमेंटम और गतिज ऊर्जा में संबंध क्या है, तो संवेग हम पी से दिखाते हैं और ये मास के बराबर होता है और वेग के बराबर होता है संवेग जो होता है। तो गतिज ऊर्जा में अगर इसको हम देखें निकालें, P = mv हुआ। गतिज ऊर्जा में निकालें तो काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा, के ई हो जाएगा, यानी m यानी p² ये लिखें और या 2m हो जाएगा ये, ठीक। तो यह P हो जाता है √2m इंटू कर देंगे काइनेटिक एनर्जी। तो ये मान हो गया, ये मान पूछता है, याद रखिएगा। इसमें दिया भी हुआ है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी दिया हुआ है। अगला आप देखते हैं ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत में क्या हुआ कि ऊर्जा को ना ही नष्ट किया जा सकता है ना ही बनाया जा सकता है। यह ऊर्जा ऐसा है कि जिसको हम ना ही नष्ट कर सकते हैं ना ही बना सकते हैं, ना ही नष्ट होगा ना ही बनाया जा सकता है, ना ही बनाया जा सकता है। तो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत में ये पता है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न की जा सकती है, ना ही बनाया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक दूसरे रूप में बदला जा सकता है। हम उसे केवल क्या कर सकते हैं, उसको एक से अलग अलग रूपों में बांट सकते हैं और ऊर्जा को ना ही उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट, लेकिन एक रूप से दूसरे रूप में उसको हम लोग बदल सकते हैं। तो ये हमारा आंसर हुआ। अब हम आते हैं ऊर्जा के स्वरूप में परिवर्तन के मुख्य उदाहरण। ऊर्जा के स्वरूप में परिवर्तन के मुख्य उदाहरण जैसे विद्युत सेल है, इलेक्ट्रिक सेल है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं और मिलेंगे ही। यहाँ से क्वेश्चन आपको आते हैं, आएंगे और आते रहे हैं। विद्युत सेल की अगर हम बात करें, एक मिनट, विद्युत सेल की हम बात करें तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, बदलता है। ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपको भर भर के पूछते हैं, तो याद रखेंगे। विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में ये बदलता है। फिर हम बात करते हैं लाउड स्पीकर, जिसे हम बोलते हैं विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में चेंज करता है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करेगा। जनरेटर डायनेमो VVI है, यहाँ से आता है डायनेमो, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा। विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में चेंज करता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मैं वही लेकर आया हूँ जो इम्पोर्टेंट है। अभी आते हैं सोलर सेल की बात करें तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, वो चेंज करता है। तो ये मैंने जितने बताया ये सारी चीज़ इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपको
आते हैं, वो भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं और बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, यहाँ से पूछते रहा है। तो आप यहाँ से कर सकते हैं याद। तालिका काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप वहाँ से ज़रूर कर लेंगे याद। अब आइए शक्ति एवं इम्पल्स की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो कार्य करने की जो दर होता है, जिस दर से, जिस रेट से वो काम करता है, जिस रेट से वो काम करता है, तो कार्य करने की उसका पावर जो था उसको तो बोल दिए क्या, उसको तो बोल दिए उसका एनर्जी। लेकिन एनर्जी के बाद से जिस दर पे वो काम करेगा, स्पीड से काम करेगा, जैसे भी काम करेगा, तो कार्य करने की दर को हम क्या बोलते हैं, शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को क्या बोला जाता है, शक्ति। कार्य करने की क्षमता नहीं है, यहाँ पे दर पूछा हुआ। तो और इसको हम पी द्वारा दिखाते हैं। कभी भी इसका ऐसे मात्रक जब होगा, वाट होगा, तो पी इक्वल टू हो जाता है वर्क अपॉन टाइम। वर्क अपॉन टाइम, अगर डब्ल्यू अपॉन टाइम निकालें तो वर्क का फॉर्मूला हो जाता है क्या, एफ इंटू एस। टाइम है तो टाइम हुआ, तो एफ एस जो है वाट तो एफ इसको क्या बोलते हैं, इसको तो बोलेंगे एफ और इसको बोलेंगे भी। टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ इंटू भी। ठीक है भाई, हो जाएगा एफ इंटू भी हो जाएगा। तो शक्ति का आपको परिभाषा देख लीजिए। अच्छा, शक्ति का ऐसे मात्रक की बात करें, ऐसे मात्रक जो होता है उसका जूल होता है। व्यापारिक में बोले तो अश्व शक्ति होता है 1 HP, जो 746 वाट के बराबर होता है, जो 746 वाट के बराबर होता है। व्यावसायिक ऊर्जा की मात्रक, और देखिए लिखा भी व्यवहारिक मात्रक अश्व शक्ति HP, इसको बोला जाता है। व्यावसायिक ऊर्जा के मात्रक दिए इन 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट 3 × 10⁻6 जूल के करीब में होता है। आवेग आ गया, अब यहाँ पे वो ख़त्म हो चुका। अब आवेग की बात करते हैं। तो बल और समय का गुणनफल आवेग कहलाता है। तो बल और टाइम को मिला देंगे तो आपको कहलाएगा आवेग फोर्स इंटू टाइम। मात्रक जो होगा न्यूटन प्रति सेकंड, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो समझ गए। अब आवेग की बात करते हैं। तो बल और समय के गुणनफल को हम आवेग बोलते हैं। आवेग बराबर होता है फोर्स इंटू टाइम, न्यूटन किलोमीटर पर स्क्वायर। ऊपर मैंने सारा चीज़ बता ही दिया, एक बार आप वीडियो पॉज करके रोक सकते हैं। तो ये अब सबसे पहले बताइए कि मेरा थ्योरी का क्लास जो लगा कम समय में एक चैप्टर रिवाइज करने के लिए, तो आप तो धुरंधर हैं, आप कर ही लीजिएगा 10 तक देखें। अब आते हैं, जब इतना कुछ हो गया, खाना बन गया, तो उसको खाने वाला भी तो कोई ना कोई चाहिए। तो जब तक हम खाना बना है उठा के खाएं ना, तो कैसे काम चले। तो ठीक इसी तरह से इसमें हम लोग थ्योरी पढ़े। आज यदि हम थ्योरी तो पढ़ लिए, लेकिन यदि हम वस्तु स्पष्ट ना पढ़े तो कोई बुझाएगा नहीं। तो इसी पे कुछ रिलेटेड है, फिर इस पर मैं क्वेश्चन भी कराऊँगा जो थ्योरी था उस पर। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमारा यही है कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है। अभी मैंने बताया कि गतिज ऊर्जा ये रहेगा तो ये किस में चेंज होता है, यांत्रिक ऊर्जा में। तो उसमें ऊर्जा तो होगा नहीं, प्रकाश ऊर्जा भी नहीं होगा, नाभिकीय ऊर्जा भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा, ना यांत्रिक ऊर्जा हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा हुआ सही। वही चीज़ लिखा हुआ है, मैं बताया कि क्या करेंगे। यांत्रिक ऊर्जा आएगा तो काइनेटिक एनर्जी प्लस PE, तो ये लिखा हुआ है। संक्षिप्त ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा। फार्मूला इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे कि एक हल्के तथा भारी पिंड का संवेग समान है, किसकी
गतिज ऊर्जा अधिक होगी। पूछ रहा है कि एक हल्के तथा भारी पिंड का संवेग समान है। संवेग यानी मोमेंटम जो है दोनों का क्या है, समान है। तो पूछा किसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी, तो ऑफकोर्स जो हल्की होगी वही तेज़ी में जाएगी, जो भारी वो नहीं जाएगी। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, राइट आंसर हल्के पिंड की हो जाएगी। अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं। कार्य करने की में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होती है, कौन सा होगी? मानव शरीर में तो वैद्युत ऊर्जा तो होगा नहीं, नाभिकीय ऊर्जा नहीं, तो उधर पावर प्लांट में होता है। अब दो ऑप्शन बच गया, स्थितिज ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा। तो बोले कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होती है, तो हमारा स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा राइट आंसर। आइए थोड़ा सा इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर देखने का प्रयास करते हैं, जो PYQ से था और जो आपका क्वेश्चन में आया हुआ था। जो तीनों से लगभग वो मिला जुला क्वेश्चन होगा और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्ज़ाम के लिए, और इतना से कर लेंगे तो जो 3 अगस्त के आपको एग्ज़ाम होने वाला है उसमें ये काफ़ी मदद करेगा। क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है। तो यानी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को जब मिलाएंगे तो वो क्या बन जाता है, आपको पता है कि वो यांत्रिक ऊर्जा बन जाता है, ME बन जाता है। जैसे K और P को बना देते हैं तो वो बन जाता है मैकेनिकल एनर्जी बन जाता है। तो इसको सम्मिलित रूप से दोनों को अगर जोड़ देंगे तो क्या बोलेंगे उसको, मैकेनिकल। तो उसमें ऊर्जा तो नहीं होगा, प्रकाशीय ऊर्जा, नाभिक ऊर्जा, ये तीनों में से कोई नहीं होगा। तो राइट आंसर हमारा जो चला जाएगा, राइट आंसर हमारा हो जाएगा, वो हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा। राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा यांत्रिक ऊर्जा। देख सकते हैं व्याख्या में, आप देख सकते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा किसको बोलते हैं। मैं व्याख्या के साथ में क्वेश्चन लेकर आया हूँ ताकि आप आसानी से उस चीज़ को कवर कर पाए। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि व्याख्या लिखा हुआ हूँ कि किसी वस्तु की स्थिति, आकार और गति के अनुकूल संचित ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं, यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं। और यांत्रिक ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा होता है, यानी के ई प्लस PE होता है, PE = ME। यानी मैकेनिकल एनर्जी बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो राइट आंसर हमारा जो जाना चाहिए वो क्या जाना चाहिए, ऑप्शन C जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, थोड़ा सा जूम कर देते हैं, जूम आउट कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि एक हल्के तथा भारी पिंड का संवेग समान है, किसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी। बोला कि एक हल्के तथा भारी पिंड, हल्का पिंड है, कोई पिंड ले लिया, हल्का पिंड है, और इसके बाद से प्लस भारी पिंड है। तो भारी पिंड ले लिए, दो कोई पिंड ले लिए, इसमें पूछ रहा है कि किसकी गतिज ऊर्जा समान होगी। तो सिंपल सी बात है कि जितना ही वेट बढ़ते जाएगा, जितना ही वेट बढ़ेगा, यानी वेलोसिटी का मान जितना बढ़ते जाएगा, AM का मान जितना बढ़ते जाता है, मास जितना वेट करते जाता है, उतना ही उसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है, घटते जाती है। जबकि अपोजिट में अगर हम बात करें तो अपोजिट में जैसे ही जितना हल्का पिंड होगा उतना ही उसका संवेग उसका तो समान होगा, लेकिन जितना ही हल्का उसकी गतिज ऊर्जा और आसान होगी, क्योंकि वो आसानी से जा सकता है, क्योंकि उसमें फ्रीडम बहुत ज़्यादा पाया जाएगा और एनर्जी जो होगा गतिज ऊर्जा उसकी अधिक होगी, क्योंकि हल्का है, उसको आराम से सरकाया जा सकता है, विस्थापित किया जा सकता है। तो इसके अनुसार देखें तो अभी क्या सूचना अपर्याप्त है, ये तो ऐसे नहीं होगा, इसको काट दीजिए। भारी पिंड होगा नहीं, ये भी काट दीजिए। दोनों के समान जब रहेगी तो ना ही वो हल्का पिंड हो सकता है, ना ही भारी पिंड हो सकता है। गतिज ऊर्जा अधिक के लिए पूछ रहा है, तो अधिक तभी होगा जब हल्के पिंड, जब पिंड कैसे होंगे, जब पिंड हल्के होंगे। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा हल्के पिंड की। अगला व्याख्या में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है व्याख्या में। आइए हम थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं। हम जानते हैं कि P² 2m/2m, चूँकि दोनों का संवेग समान है इसलिए गतिज ऊर्जा द्रव्यमान
और जिस वस्तु का द्रव्यमान कम हल्का होगा उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, अधिक होगी। ये क्वेश्चन आया हुआ है रेलवे में, ये वाला डायरेक्ट फार्मूला उठा के पुटअप करके पूछा हुआ था, तो आप इसको याद जरूर कर लेंगे। तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है क्वेश्चन, इसको देखने का प्रयास हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा क्या होती है। जब मनुष्य काम करता है तो उसके शरीर में जो प्रयुक्त ऊर्जा होती है क्या होती है, वैद्युत ऊर्जा। नहीं, ये तो विद्युत धारा में होता है, विद्युत के द्वारा जो करेगा करंट में। नाभिकीय ऊर्जा ये नाभिक के द्वारा होगा, और रासायनिक ऊर्जा ये सेल के माध्यम से, आवास के माध्यम से होगा, रासायनिक ऊर्जा आवेश के माध्यम से होगा। अब बच गया कि मानव शरीर में प्रयुक्त ऊर्जा किसके द्वारा होती है, तो सिंपल है, वो स्थितिज ऊर्जा के द्वारा होती है। तो राइट आंसर हमारा इसमें दोनों ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि दोनों दिया नहीं है। तो कभी कभी हम काम करते हैं तो रसायन का उपयोग करते हैं, तो रासायनिक ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा दोनों हो सकता है, यहाँ पे डाउट है। राइट आंसर हमारा स्थितिज ऊर्जा होना चाहिए, कभी कभी रासायनिक ऊर्जा भी हो जाता है। तो दोनों ऑप्शन बी और सी, यहाँ पे ऑप्शन आपका बी और सी होना चाहिए, सॉरी ए और सी दोनों ऑप्शन होना चाहिए, बोथ हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है कि मनुष्य जब भोजन ग्रहण करेगा तो किससे प्राप्त करता है, तो रासायनिक ऊर्जा से प्राप्त करता है। और जो शरीर में मांसपेशियों की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होते हैं, यांत्रिक को गति ऊर्जा में वो बदल देती है। तो राइट आंसर हमारा दोनों होगा। तो ये हमारा थोड़ा सा ये था। अब आइए अगला क्वेश्चन है कि एक क्वेश्चन अगला है क्वेश्चन नंबर 4। आपको 10 से 12 क्वेश्चन ही होंगे इसमें। इसके बाद से कोशिश मैं करूँगा कल की ऑप्टिक्स का एक क्लास ले लूँ, और उसके बाद से लास्ट आपके क्लास हो जाएंगे। ऑप्टिक्स का एक क्लास में लूँगा, वहाँ से क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, तो उसको मैं एक फिजिक्स का दूंगा। इसके बाद से दिन केमिस्ट्री का मैं आपको वीडियो देने वाला हूँ, और बायोलॉजी का भी वीडियो मैं देने वाला हूँ, जो काफ़ी मदद होगा। अब थोड़ा सा मैराथन डालने का ही हम प्रयास करेंगे। एक पूछा है कि एक अश्वशक्ति बराबर क्या होता है, 1 HP = कितना होता है। और इन्होंने अर्ग में नहीं पूछा है, इन्होंने वाट में पूछा है। तो 1000 वाट तो नहीं होगा, 1000 वाट 1 kWh 1 किलो वाट घंटा का होता है। 750 वाट कुछ होता ही नहीं है। अब 500 वाट होता है, उसका हाफ कर देंगे इसको, तो होता है। तो ये भी आंसर नहीं, ये भी आंसर नहीं, ये भी आंसर नहीं। अब आंसर की बात करें तो एक ही बच गया, वो है 746 वाट। 1 HP = होता है 746 वाट में इसको मापते हैं। तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा 1 हॉर्स पावर = 746 वाट। ठीक, और ये क्या है, वाट जो हम ले रहे हैं यहाँ पे, तो ये वाट जो है ना, वाट, तो वाट जो है वाट की जब हम बात कर रहे हैं, तो वाट जो है व्यवहारिक एवं औद्योगिक इकाई अश्वशक्ति है, इसलिए 1 HP = 746 वाट के करीब में होता है। तो राइट आंसर हमारा 746 वाट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5। एक प्रयुक्त बल तथा पिंड का विस्थापन एक दूसरे से 90 डिग्री पर कोण बनाता है, तो किया गया कार्य क्या हो। कार्य की बात कर दिया, मतलब ये कोई पिंड है, इस पे बल लग रहा है और 90 डिग्री का विस्थापन कर रहा है एक से दूसरी जगह पर। तो बोल रहा है कि किया गया कार्य क्या बनेगा। तो जैसे लिफ्ट वाला ही चीज़ यहाँ पे हो गया है। जैसे आप देखे थे कि जैसे कोई चीज़ लिफ्ट वगैरह उठा के अगर हम लेके जा रहे हैं और मुंडी पे है वो, तो वो विस्थापित नहीं हुआ, तो किया गया कार्य शून्य के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री पे वो है। तो निर्धारित नहीं किया है, तो इतना नहीं होगा। अधिकतम भी नहीं हो सकता है, अनंत और शून्य नहीं, अनंत तो होगा ही नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा, जब भी हम बताएं कि ऐसा 90 डिग्री जहाँ आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, कार्य जो भी होगा वो शून्य होगा। तो राइट आंसर हमारा शून्य होता है। लेकिन यहाँ पे लिखा भी गया है कि कार्य का सूत्र क्या होता है, W = F(s) cos थीटा। cos थीटा का मान 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये हो जाता है 0 डिग्री। तो जब बल और विस्थापन के कोण का मान 0 है, तो Fs = 0 कार्य हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा 0 कार्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाए, तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे कि आकार में बदलाव के कारण शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं। पूछा इन्होंने कि आकार में बदलाव के कारण शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है। आकार में बदलाव के कारण शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है, आकार में पूछा है। मांसपेशी ऊर्जा नहीं होगा, यांत्रिक ऊर्जा नहीं होगा, गुरुत्वीय नहीं होगा। राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा
प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा हो जाता है। यही आंसर है, क्योंकि ये आकार में क्या करता है, परिवर्तन करता है। कैसे? जब किसी वस्तु जैसे स्प्रिंग है, तना हुआ धनुष है, खींचा हुआ रबड़ है कि आकृति आकार में परिवर्तन किया जाता है, इस स्थिति ऊर्जा संचित हो जाती है इसमें, इसलिए इसको प्रत्यास्था गुणांक भी बोला जाता है। इससे जो गुणांक पाया जाता है प्रत्यास्था गुणांक भी बोला जाता है। और ये जैसे भी तना हुआ धनुष है, रबड़ है, स्प्रिंग है, ये सब पे जो ऊर्जा लगता है वो प्रत्यास्था ऊर्जा लगता है। तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होगा, कितना जूल इन्होंने पूछा है। तो इनमें से कोई नहीं तो बोलेगी काट दीजिए, ये नहीं होगा ऑप्शन। अब इन्होंने लिखा है कि 36 × 10⁻³ जूल, ये भी नहीं होगा क्योंकि क्यू है। 3.6 × 10⁻6, ये भी नहीं होगा। वो पता है कि जब भी हम जूल की बात करते हैं तो 1 किलोवाट घंटा बराबर हो जाता है आपको 36 × 10⁻5 जूल, ये होता है। तो किसमें ऑप्शन है देख लीजिए। तो राइट आंसर यहाँ पे है, यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। देखिए लिखा हुआ है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, यानी 1000 वाट और 1 घंटा। 1000 जूल प्रति सेकेंड 36 हो जाएगा। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 36,000 जूल हो जाएगा। उसको चेंज करेंगे तो 3.6 × 10⁻6 हो जाएगा। जब इसको हटाएंगे तो 3.6 यही आता है वैल्यू, आपको ये पूछता है 10⁻6। वहाँ से खत्म करेंगे तो 3.6 × 10⁻1 जूल हो जाएगा। ये ख़त्म हो जाएगा जब पॉइंट को जैसे ही हटाएंगे तो राइट आंसर हमारा जो हो गया, पॉइंट में नहीं दिया है तो यही आंसर हो जाएगा -5 वाला। अब देखिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। आगे एक प्रश्न है थोड़ा सा, और एक न्यूमेरिकल ही समझ लीजिए आप, ये न्यूमेरिकल की तरह है प्रश्न। यदि किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का बल 36 से 30 डिग्री के कोण पर आरोपित होता है और वह वस्तु के क्षैतिज में 5 मीटर विस्थापन करता है, तो किए गए कार्य क्या होगा। देखिए थीटा का मान यहाँ पे कितना दे दिया है, 30 डिग्री दे दिया है। क्लियर है, थीटा का मान तो आपको दे दिया 30 डिग्री। इसके अलावा देखेंगे तो एफ का मान कितना दे दिया है, 10 न्यूटन दे दिया है। और विस्थापित यानी भी का मान कितना दे दिया है, बी का मान अगर बात करें तो 5 दे दिया है। तो डब्ल्यू निकाल देना है, तो क्या होगा एफ × एस कॉस थीटा, यानी एस का मान कितना दिया है, तो 5 दे दिया है। तो फार्मूला होता है डब्ल्यू × एफ एस कॉस थीटा। तो अगर हम बैठाते हैं तो एफ के जगह पर रख देंगे कितना 10, और एस के जगह पर रख देंगे कितना 5, और कॉस 30 रख दिए। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 × कॉस 30 का मान जो हो जाएगा वो आपको हो जाता है √3/2। कॉस 30 का मान देखिए अभी लिख के मैं लाया था, कॉस 30 का मान कितना हो जाता है √3/2। और एफ का मान कितना था 10 न्यूटन, और थीटा का मान कितना था 30 डिग्री, और एस का मान कितना था 5। सॉल्व करेंगे डब्ल्यू × एफ एस × कॉस थीटा। अगर सॉल्व करते हैं तो एफ का वैल्यू तो 10, एस का वैल्यू 5, और कॉस का वैल्यू हो जाता है √3/2। तो ये हो जाएगा 50 इंटू √3, अब बाई में करेंगे 2 तो कट जाएगा, 2 से ये हो जाएगा 25 मार्क। कार्य टोटल कितना आ गया 25√3। तो इसमें ये ऑप्शन जहाँ पे आपको दिख रहा है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पे दिया है 25√3, तो राइट आंसर हमारा 25√3 ये नहीं होगा, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। और यहाँ पे सॉल्व भी किया है, आप देख सकते हैं सॉल्व करके दिखाया गया है, इतना जूल होगा जो मैंने बताया। अब एक और क्वेश्चन इसी पे दिया हुआ है आपको, देखिए दिया है कि 20 kg द्रव्यमान वाले एक वस्तु को भूमि से 2 मीटर ऊपर उठाकर सिर पर रखा जाता है, किया गया कार्य ज्ञात करें। जी का मान दे दिया है। अब देखिए एम का मान, यहाँ पे एम का वैल्यू आपको कितना दे दिया है, एम का वैल्यू देखें तो 20 kg द्रव्यमान हमारा हो गया। ऊपर उठा रहा है यानी एच ऊपर उठा रहे यानी हाइट का मान कितना हमारा है 2, और जी का वैल्यू कितना है, जी का वैल्यू हमारा है 10। अब एक चीज़ पूछ रहा है कि क्या निकलना है इसमें, तो किया गया कार्य। तो जब ऐसा सिचुएशन होता है तो फार्मूला होता है डब्ल्यू × mgh। तो लगा दीजिए, एम का वैल्यू है 20, ठीक है।
और इसका वैल्यू है 2 और इसका जी का वैल्यू है कितना 10। तो अगर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 400 जूल, 400 जूल। अब देख लीजिए कि कहाँ है 400 जूल, तो दूसरा तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 400 जूल यहाँ पे ऑप्शन बी। तो यही राइट आंसर हमारा हो जाएगा। उसी चीज़ को यहाँ पे नीचे सॉल्व भी किया गया व्याख्या में, वही चीज़ जो मैं बताया। अब देखिए शायद लास्ट क्वेश्चन होगा इसका, और ये भी इम्पोर्टेंट है, आता है, आएगा ही क्वेश्चन, ऐसे पूछता है। जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे तो आप इत्मीनान से बनाइए। यदि किसी वस्तु का संवेग यानी P को बढ़ा दिया कितना 10% बढ़ा दिया गया। कोई भी चीज़ अगर 100% होती है तो उसमें 10% बढ़ाने का मतलब 10% वो हो गया। तो उसकी गतिज ऊर्जा कितने प्रतिशत का बदलाव होगा। तो फार्मूला आपको पता है कि P इक्वल टू क्या होता है 1/2 mv²। ये होता है काइनेटिक एनर्जी का, प्रतिशत में बोला है। तो सॉल्व भी किया है, देखिए यहाँ पे कर सकते हैं सॉल्व। 1000 में हो गया, वृद्धि कितना हुआ है 10% का, यानी 110 हो गया। तो ke और -2 × 110 हो जाएगा n2। तो 121 हो गया और 121,000 हो जाएगा इसमें से, और माइनस करेंगे कितना, माइनस करेंगे आपको 10,000, घटाएंगे तो हो जाएगा कितना 2100 आ जाएगा। 2100 को अगर 100 से भाग देते हैं तो कटेगा तो कितना आएगा 21% आ जाएगा। तो राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा 21% है। 21 ये नहीं हो गया, 21% है। तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा सी हो जाएगा 21%। एक बार आप इस चीज़ को देख लीजिएगा, एक बार आप इस चीज़ को देख लीजिए। तो आई होप इस वीडियो में मैंने थोड़ा सा 30 से 40 मिनट में मैंने प्रयास किया है कि आपको थ्योरी जो है, मोटा मोटा चीज़ है जो थ्योरी में बचा हुआ है वो चीज़ें मैं आपको बता दिया। मोटा मोटा चीज़ है, उसका डेफिनेशन सबका बता दिया, उसका फार्मूला सबका बता दिया जो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। इसके अलावा हमने इस पे रिलेटेड 3 से 4 न्यूमेरिकल भी कर लिए, 3 से 4 न्यूमेरिकल हो गया, और प्लस 6 से 7 क्वेश्चन भी हो गया। तो ये एफिशिएंट से काफ़ी है, जितने से क्वेश्चन आए थे इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आए हैं। तो नेक्स्ट में मैं कुछ इसका क्वेश्चन दे दूंगा, और नेक्स्ट में ऑप्टिक्स को एक वीडियो में कोशिश करेंगे कि हम उसको कंप्लीट कर दें। तो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा और आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। वीडियो को जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, हम आपको ऐसे ही कंटेंट देते रहेंगे, और आप हमें ऐसे ही, आप हमेशा अपना प्यार हम पर बनाए रखें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए आप दीजिए विदा। जय हिंद, जय भारत।